हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आप सभी का डिजिटल पुस्तक यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। इस चैनल पर पढ़ाई सेम विद्यालय में जिस तरह से पढ़ाया जाता है वैसे ही की जाती है, न कि कोई छोटे छोटे 5-5 मिनट के वीडियो तैयार किए जाते हैं। पूरा एक पीरियड जो कक्षा में अपना लगता है 40 मिनट का या 30 मिनट का, उसी हिसाब से इस चैनल पर हम पढ़ाई करवाते हैं। चलिए, हम अपना जो अगला वीडियो है क्लास 6 मैथ का, गणित का, जो कक्षा 6 का जो वीडियो है, अध्याय नंबर 2 पूर्ण संख्याएं, उसमें हम 2.2 प्रश्नावली के जो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। इसमें हम पूर्ण संख्याओं के गुणों के बारे में चर्चा करेंगे। इस वीडियो में हम कि पूर्ण संख्याओं के कौन कौन से गुण हैं। कल का जो वीडियो था उसमें हमने पूर्ण संख्याओं के बारे में कुछ जानकारियां प्राप्त की और 2.1 प्रश्नावली हमने कंप्लीट कर ली। अब हम पूर्ण संख्याओं के पूर्ण संख्याओं के गुणों की बात आएगी तो हम ये 4 गुणों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो पहले तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि पूर्ण संख्याओं में कौन कौन से गुण हैं। तो देखिए, संवर्त का गुण, जिसे क्लोजर प्रॉपर्टी बोलते हैं अंग्रेजी में, क्रम विनिमय गुण जिसे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, और शास्त्रीय का गुण एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, और योग प्रगुणन का वितरण या बंटन। ये 4 गुण हम पूर्ण संख्याओं के गुणों के जो टॉपिक है उस पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम इनको क्रम से एक एक करके स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं। आप सभी बच्चों के अच्छी तरह से समझ में आए, इसलिए मैं इनको पूरा डिटेल से समझाने का प्रयास कर रहा हूं। सबसे पहले हम चलते हैं संवृत का गुण, जिसे क्लोजर प्रॉपर्टी कहते हैं। तो हम यहाँ 1 नंबर गुण लेते हैं, संवृत का गुण। संवृत का गुण है क्या? संवृत का गुण यहाँ पूर्ण संख्याओं में देखिए, हम इस प्रकार से समझते हैं कि जब 2 पूर्ण संख्याओं का योग करें तो हमें एक पूर्ण संख्या ही मिलेगी, और जब 2 पूर्ण संख्याओं का गुणा करें तो भी हमें एक पूर्ण संख्या मिलेगी। तो यहां मैं एक लिख देता हूं बात कि जब 2 पूर्ण संख्याओं का योग करते हैं तो योगफल एक पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। देखिए, पूर्ण संख्याओं में आप सभी को बता दिया, जो प्राकृत संख्या का संग्रह है उसमें 0 को और मिला लिया जाता है तो वो पूर्ण संख्या होती है। 0 से हम स्टार्ट करें, 0, 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से चलते जाएंगे तो वो पूर्ण संख्याएं हैं। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से हम चलते जाएं तो ये संख्याएं कौन सी हैं? पूर्ण संख्याएं। ये मैंने कल के वीडियो में बता दिया था। अब यहाँ पर हम 2 पूर्ण संख्या लेंगे, चाहे कोई सी भी 2 पूर्ण संख्या हो, इनका जब हम योग करेंगे, जैसे 2 है, 2 के प्लस में हम 3 करते हैं तो कितना आता है? 5। तो 5 भी एक क्या है? पूर्ण संख्या है। और आप अपने मन से कोई भी 3 प्लस में 6 तो 9, आप इसी हिसाब से 0 प्लस में 7 बराबर 7, तो कोई भी 2 पूर्ण संख्या लेते हैं तो उनका योग आ रहा है, वो एक पूर्ण संख्या आ रही है। इसे हम संवृत बोलते हैं। संवृत का मतलब इस तरह से क्लोज्ड, आपस में बंद होगी। एक संख्या ली पूर्ण संख्या, और दूसरी संख्या ली, वो भी क्या ली? पूर्ण संख्या। तो इन दोनों के बीच में किया योग, तो ये तीसरी संख्या आई, वो भी क्या आई? पूर्ण संख्या। तो इस तरह से ये एक क्लोज्ड हो गई, आपस में सर्किल यानी वृत्त के रूप में हो गई, तो इसे हम संवृत का गुण बोलेंगे। पूर्ण संख्याओं में जो योग की क्रिया करते हैं तो हमें जो योगफल है वो पूर्ण संख्या ही आती है, इसलिए हम यहाँ पूर्ण संख्याओं के योग को संवृत का गुण कहेंगे। चलिए, अब हम इसका गुणा करने का प्रयास करते हैं। तो जब 2 पूर्ण संख्याओं का
गुणनफल करवाया जाता है। जब दो पूर्ण संख्याओं का गुणन करते हैं, क्या करते हैं? गुणन। तो गुणनफल क्या आएगा? एक पूर्ण संख्या आएगी। तो गुणनफल एक पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। ये भी संवृत्त का गुण है। देखिए हम यहां 5 गुणा में 4 कितना हो गया? 20। 3 गुणा में 8 बराबर कितना हो गया? 24। 5 एक पूर्ण संख्या है, 4 एक पूर्ण संख्या है, दोनों का गुणा करते हैं तो 20 प्राप्त होता है, वो भी एक पूर्ण संख्या है। 3 पूर्ण संख्या है, 8 पूर्ण संख्या है, इनका गुणा करते हैं तो 24 प्राप्त होता है, वो भी क्या है? एक पूर्ण संख्या है। कहने का मतलब ये है कि जब दो पूर्ण संख्याओं का हम गुणनफल करवाते हैं तो हमें जो गुणनफल प्राप्त होता है वो एक पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। तो ये भी क्या है? क्लोज्ड है। तो संवृत्त का गुण प्रदर्शित करते हैं। तो पूर्ण संख्याओं में दोनों यानी योग और जो गुणा है वो उनका जो योग और गुणनफल की क्रिया है वो संवृत्त है। अब हम पूर्ण संख्याओं का व्यकलन, व्यकलन का मतलब होता है घटाव, घटाव करने की बात करते हैं। जैसे 4 में से 3 घटाते हैं तो 1। 4 पूर्ण संख्या है, 3 पूर्ण संख्या है और 1 भी पूर्ण संख्या है। 4 में से 3 घटाएं तो 1 आएगा तो पूर्ण संख्या है। लेकिन ये सभी संख्याओं पर लागू नहीं होता, कुछ एक संख्याओं पर तो ये है। लेकिन अब अगर हमें ये कह दिया जाए कि 3 में से 5 को घटाते हैं तो यहां पर -2 प्राप्त करते हैं, जो एक पूर्ण संख्या नहीं है। इसलिए जो व्यकलन की क्रिया है, घटाव की क्रिया है, उसमें पूर्ण संख्याओं का जो संवृत्त का गुण है वो नहीं होता। और इसी तरह से अगर हम विभाजन की बात करें, विभाजन का अर्थ होता है भाग, तो भी जैसे 4 में 2 का भाग देंगे तो 2 प्राप्त होगा। तो ये भी पूर्ण संख्या है, ये भी पूर्ण संख्या और ये प्राप्त हो रही है वो पूर्ण संख्या है। लेकिन ऐसी सभी जगह बात लागू नहीं होती। जैसे हमें यहाँ 7 और 7 में हम भाग दे देते हैं 9 का, तो यहाँ पर हमें एक पूर्ण संख्या प्राप्त नहीं होती है। 7/9 पॉइंटों में उत्तर आएगा, तो ये जो है वो पूर्ण संख्या प्राप्त हमें नहीं होती। अब ये संवृत्त का गुण है, क्लोजर प्रॉपर्टी का गुण है, वो हमने पढ़ा। आपके अच्छी तरह से समझ में आया होगा कि पूर्ण संख्याओं का जब हम जोड़ करते हैं तो हमें एक पूर्ण संख्या प्राप्त होती है और सभी पूर्ण संख्याओं पर ये नियम लागू होता है। और जब पूर्ण संख्याओं का हम गुणा करते हैं, दो पूर्ण संख्याओं का आपस में, तो हमें गुणनफल भी एक पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। ये भी सभी संख्याओं पर लागू होता है। तो इसका मतलब पूर्ण संख्याओं का जो योग और गुणनफल है वो संवृत्त है। और जब हम पूर्ण संख्याओं का व्यकलन घटाव करते हैं या विभाजन भाग करते हैं तो ये नियम सभी संख्याओं पर लागू नहीं होता। तो पूर्ण संख्याओं का व्यकलन और भाग यानी विभाजन संवृत्त नहीं है। अब हम चलते हैं अगले गुण पर। अगला गुण क्या है? अगला गुण है क्रम विनिमेयता। क्रम विनिमेयता। क्रम विनिमेय शब्द का हमें अर्थ समझना है। संवृत्त का तो आपने समझ लिया, क्लोज यानी एक वर्ग के रूप में, सर्किल के रूप में बंद। क्रम विनिमेय का क्या मतलब है? क्रम विनिमेय का मतलब है कि कोई दो संख्याएं हैं, जैसे 2 + 3 और क्या आता है 5। तो ये क्रम है, पहले 2 लिया फिर 3 लिया, जोड़ाया 5। अब इनका क्रम चेंज करते हैं, 3 को तो ले जाते हैं 2 की जगह और 2 को ले जाते हैं 3 की जगह। 3 + 2 = 5। ये क्रम विनिमेय है, यानी 2 अंकों की जो 2 संख्याओं का जो स्थान है वो आपस में हमने बदल दिया। दोनों संख्याओं का जो स्थान है वो आपस में हमने बदल दिया। इसे बोलते हैं क्रम विनिमेय। क्रम को उल्टा कर देना, विनिमय का मतलब क्रम को बदल देना। तो यहां हम पूर्ण संख्याओं पर ये क्रम विनिमय कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को पढ़ते हैं। तो देखिए, 2 पूर्ण संख्याओं का योग करते हैं, कोई भी 2 पूर्ण संख्या ले लेते हैं, उनका योग करते हैं। तो योग के ऊपर 2 पूर्ण
संख्याओं का योग क्रम विनिमय का गुण दर्शाता है। यदि 2 को 3 से गुणा किया कितना आया 6। अब 3 को 2 से गुणा कर दो कितना आया 6। ऐसी कितनी भी पूर्ण संख्या ले लो और उनका आपस में स्थान बदल दो, उत्तर एक ही आएगा। जो पहले क्रम में आया था उतना ही दूसरे क्रम में आएगा। तो ऐसे जो गुण है उसको हम क्रम विनिमय का गुण कहते हैं। और कोई भी आप संख्या लेकर के ऐसा आप प्रयोग करके देख सकते हैं। और अगर हम यहां गुणा की बात करें, ये तो योग की थी, अब हम अगर गुणा की बात करें, गुणनफल की बात करें, तो कोई भी 2 संख्या ले लो आप, 5 गुणा में 4 बरोबर 20 और स्थान चेंज कर दो, 4 गुणा में 5 बरोबर भी क्या आएगा 20। कहने का मतलब ये है कि 2 पूर्ण संख्याओं के गुणनफल की क्रिया करते हैं हम। तो इस क्रिया में जो हमें गुणनफल प्राप्त होता है वो अगर उन दोनों संख्याओं का क्रम बदल दें, क्रम विनिमय कर दें, तो भी जो गुणनफल प्राप्त होगा वो हमें वही प्राप्त होगा। इस गुण को हम क्रम विनिमयता का गुण कहते हैं। और ये पूर्ण संख्याओं के लिए केवल 2 ही जगह, जोड़ और गुणा, 2 बातों पर ही ये लागू होता है। अब हम इसको भाग और घटाओ में दोनों में देखते हैं, व्याकरण करते हैं। जैसे देखना 10 में से 5 गए 5, लेकिन 5 में से 10 जाएंगे तो 5 नहीं, माइनस के 5 होंगे। तो इस पर क्रम विनिमयता का नियम लागू नहीं होता, घटाओ में व्याकरण में ये लागू नहीं होता। अगर हम भाग की बात करें तो 6/2 का मतलब तो होता है 3। अगर 2 में 6 का भाग दें तो 1/3 आएगा, नहीं कि 3। तो क्रम विनिमयता का नियम है वो भाग में भी लागू नहीं होता है। जैसे हमने संवृत्त का गुण जोड़ और गुणा में लागू हुआ, वैसे ही क्रम विनिमयता का गुण भी जोड़ और गुणा में लागू होगा। घटाओ और भाग में ये दोनों ही गुण नहीं लागू होंगे पूर्ण संख्याओं के लिए। आपके संवृत्त का गुण और क्रम विनिमयता का गुण अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अब चलते हैं हम सहचर्य का गुण पढ़ते हैं। तो चलिए सहचर्यता का गुण हम अच्छी तरह से समझने का प्रयास करते हैं। अब अपने तीसरे गुण साहचर्य का गुण, इसको पढ़ने का प्रयास करते हैं। देखिए एक संख्या लेते हैं 2 + 3 + 4। इन 3 संख्याओं को हम जोड़ते हैं। आप सभी को पता है कि इनका उत्तर आता है 9। 2 और 3 5 और 4 9। अब देखिए इसमें सहचर्य का गुण क्या है, आप समझने का प्रयास करें कि पहले हम इन 2 संख्याओं का जोड़ देते हैं, 2 + 3, और उसके बाद में हम 4 को जोड़ते हैं। तो 2 और 3 कितने होते हैं 5, तो 5 में 4 जोड़े तो 9। और एक तो विधि ये अपना ली हमने, दूसरी विधि ये अपनाते हैं कि पहले 3 और 4 को जोड़ देते हैं। 2 को छोड़ देते हैं, पहले किसको जोड़ देते हैं 3 और 4 को। तो 3 और 4 को जोड़ते हैं तो 7 आता है, उसमें फिर 2 जोड़ लेते हैं तो उत्तर क्या आता है 9। पहली विधि से जोड़ो चाहे दूसरी विधि से, उत्तर अपना एक ही प्राप्त हो रहा है 9। इन संख्याओं को आपस में जोड़ते हैं तो इस तरह से जोड़ने के गुण को हम साहचर्य का गुण कहते हैं। चाहे तो जो संख्या दी गई है वो पहली 2 संख्याओं को जोड़ लो और उसके बाद में तीसरी संख्या जोड़ दो, चाहे बाद वाली 2 संख्याओं को जोड़ लो और उसके बाद में पहली वाली संख्या को जोड़े, और चाहे बाहर वाली 2 संख्याओं को जोड़ लो और उसके बाद में अंदर वाली जैसे 4 और 2 6 को जोड़ेंगे, और फिर 4 और 2 जोड़ेंगे तो 6 और उसमें फिर 3 जोड़ेंगे तो भी हमें 9 प्राप्त होगा। तो ऐसे योग के ऐसे गुण को हम साहचर्य का गुण कहते हैं। आपको ये बात अच्छी तरह से समझ में आई होगी कि इस संख्या को हम किसी तरह से जोड़े, चाहे पहले
आने वाली दो संख्या को जोड़ करके तीसरी संख्या को इसमें जोड़ दे, चाहे लास्ट वाली दो संख्याओं को जोड़ करके पहली वाली संख्या को जोड़ दे, चाहे लास्ट और पहली संख्या को जोड़ करके बीच वाली संख्या को इसमें हम जोड़ दें, उत्तर हमें एक जैसे ही प्राप्त होंगे। तो ये पूर्ण संख्याओं के योग का साहचर्य गुण कहलाता है। इसी तरह से अगर हम गुणा करें तो ऐसे गुण को पूर्ण संख्याओं के जो गुणनफल का है वो साहचर्य गुण कहलाएगा। साहचर्य गुण को अंग्रेजी में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। एक यहाँ संख्या हम लेते हैं 4 गुणा में 5 गुणा में 3। देखिए ये एक संख्या है, 4 को 5 से गुणा और फिर 3 से गुणा, तो 4 पंजा 20 या 60, ये उत्तर हमें प्राप्त होता है। ये हम जानते हैं, लेकिन यहां हमें समझना क्या है कि इसमें साहचर्य गुण किसे कहते हैं। पहली दो संख्याओं को हम गुणा करते हैं। सबसे पहले 4 गुणा में 5 को क्या कर दिया, गुणा कर दिया, और उसके बाद में जो उत्तर आता है उसके साथ हम 3 का गुणा करते हैं। 4 को 5 से गुणा करते हैं तो 20, और फिर 3 से गुणा करते हैं तो उत्तर क्या हुआ, 7। अब हम क्या करते हैं कि 4 को पहले छोड़ देते हैं और लास्ट वाली इन दो संख्याओं को गुणा कर देते हैं। 5 गुणा में 3, और 5 गुणा में 3 का उत्तर आया 15, और इस 15 को फिर हम 4 से गुणा करते हैं तो उत्तर हमें क्या मिला, 7। या फिर हम 4 और 3 को पहले गुणा कर लेते हैं, 4 और 3 को गुणा करते हैं तो 12, और 12 में फिर 5 का गुणा कर लेते हैं तो 60। ये जो गुणन पूर्ण संख्याओं के जो गुणन की क्रिया है, चाहे पहले दो संख्याओं का गुणा करके तीसरी संख्या के साथ, चाहे लास्ट दो संख्याओं का गुणा करके पहली संख्या के साथ, चाहे पहली और लास्ट संख्या का गुणा करके बीच वाली संख्या के साथ, यहाँ ये मैंने केवल 3 ही संख्याएं लिए, ये 4 संख्या भी हो सकती हैं और ये 5 संख्या भी हो सकती है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये पूर्ण संख्याओं के साहचर्य के गुण को यहाँ हमने योग और गुणा में समझा। अगर ये बात हम व्यकलन और विभाजन में करें, घटाव और भाग में करें, तो ये लागू नहीं होगा। अब हम योग पर गुणन का वितरण का जो चौथा नियम है वो समझेंगे। देखिए मैं यहां पर एक ग्राफ बनाता हूं, और इस ग्राफ में इस तरह से कुछ वर्ग बने हुए हैं। अब ये वर्ग बने हुए हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह से तो 7 है, 1 2 3 4 5 6, इस तरह से 6। अब हमें यह पूछ लिया जाए कि इस ग्राफ में कितने वर्ग बने हुए हैं, तो हम 6 को 7 से गुणा करेंगे और 7 6 का 42 हम लिख देंगे कि इसमें 42 है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इस ग्राफ के 2 टुकड़े कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, 2 टुकड़े कर लेते हैं। यहां से काट लेते हैं इसको, और यहां से काट करके एक तो बना लेते हैं ये ग्राफ, और एक ये अलग करके ये बना लेते हैं। ये तो 3 वर्गों का एक हो गया, और ये 4 वर्गों का एक हो गया। ठीक है, अब इसी टुकड़े को काट करके 2 भाग करके, इसमें तो 3 वर्ग का है, इधर ये 4 और ऐसे 6 चाहिए। तो इनमें हमें योग पूछे तो हम क्या करते हैं, 6 गुणा में 4 और जोड़ लेंगे 6 गुणा में 3, तो 6 गुणा में 4 बराबर 24, और 6 गुणा में 3 बराबर 18, और ये जोड़ करके हम बता देंगे कि कुल कितने हैं, 42 हैं। इसमें हमने क्या समझा, ये देखिए कि अगर ये जो गुणा की क्रिया है, यानी 6 गुणा में 7, ये किसके बराबर है, 6 गुणा में 4 प्लस में 6 गुणा में 3 के बराबर है ना। 6 गुणा में 7 42, 6 गुणा में 4 और 6 गुणा में 3 का योग 42। तो ये जो क्रिया है वो इस दोनों के गुणनफल के योग के बराबर है। तो इसमें हम क्या करते हैं, दोनों जगह 6 है तो 6 को कॉमन लेकर के और यहाँ 4 और प्लस 3 कर देते हैं, यानी 6 गुना में जो 7 है वो 6 गुना में 4 प्लस में 3 के बराबर होगा। कहने का मतलब इसके टुकड़े कर दिए गए और अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग, और उत्तर हमें वही मिला। तो हमें इस गुण को हम योग पर गुणन का वितरण या बंटन कहते हैं। योग पर गुणन का वितरण या बंटन यानी बांट देना, वितरित कर देना।
इसका मतलब वही होगा 4 और 3 7 को जोड़ करके 4 और 3 को जोड़ करके 6 से गुणा करेंगे तो 42 और ये 42। तो ये गुण है वो पूर्ण संख्याओं का जो योग पर गुणन का वितरण है, ये हम केवल योग के ऊपर ही पढ़ेंगे। यहाँ इनमें हमने चारों पर पढ़े, इसमें केवल हम योग पर गुणन का वितरण, योग के ऊपर गुणन का वितरण, और योग के ऊपर गुणन का वितरण अक्सर हम अपने जो गुणन की क्रिया करते हैं उसमें करते रहते हैं। जैसे एक उदाहरण लेते हैं, हम एक उदाहरण लेते हैं, 425 में 136 का गुणा करना है। 425 में 136 का क्या करना है? गुणा करना है। तो एक बार हम 425 को 6 से गुणा करते हैं, 425 को हम कितना से गुणा करते हैं? 6 से गुणा करते हैं, और हमें प्राप्त होता है 2550। ये संख्या, इसको इससे गुणा किया तो ये प्राप्त हुआ। दूसरी बार हम क्या करते हैं? 425 को हम 30 से गुणा करते हैं, और 425 को हम 30 से गुणा करते हैं तो 12750 हमें प्राप्त होता है, 12750। और फिर क्या करते हैं? हम 425 को 100 से गुणा करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? 42500, और इनको हम जोड़ लेते हैं और ये 57,800 हमें प्राप्त हुआ। तो देखिए ये गुणन की क्रिया हम करते हैं, इस बात का हम ध्यान ही नहीं रखते, हम तो सीधा ये गुणा इस तरह से करते हैं, ठीक है, और योग कर लेते हैं। लेकिन ये योग पर गुणन का वितरण है। 425 को एक बार 6 से, 425 को एक बार 30 से, 425 को एक बार 100 से, या इसको हम ये कहें कि 425 को हमने गुणा किया है 100 से प्लस 30 से प्लस 6 से, यानी 136 को 100 में एक बार, 30 में एक बार और 6 में एक बार वितरित करके, बंटित करके हमने इनको गुणा किया है और हमने उत्तर प्राप्त कर दिया। तो चलिए, हमने अब तक चारों गुण पढ़ लिए, पूर्ण संख्याओं के, संवृत्त का गुण, क्रम विनिमय का, साहचर्य का और योग पर गुणन का वितरण। एक नियम हम और पढ़ते हैं और वो नियम है शून्य से विभाजन। इससे शून्य से विभाजन, किसी भी संख्या को हम शून्य से विभाजित करते हैं तो उत्तर आता है अनंत, और अनंत को कहा जाता है परिभाषित नहीं किया जा सकता, परिभाषित नहीं किया जा सकता। किसी भी संख्या में 0 से भाग दे, अनंत आएगा, और अनंत का निशान ये है। कुछ बच्चे नहीं जानते हैं तो जान लें, जो 8 है उसको इस तरह से हम पटक देंगे तो उसको हम अनंत ही कहेंगे। और किसी भी संख्या को विभाजित करने का मतलब उस संख्या को उस संख्या में से बार बार घटाना है। जैसे यहां मैं बताऊं कि 8 में 2 का भाग देना, उत्तर आया 4। इसका मतलब ये है कि 8 में से 2 को घटाना 6, उसमें से 2 को घटाना 4, उसमें से 2 को घटाना 2, उसमें से 2 को घटाना 0। जब 0 उत्तर आ जाए तब हम उसका पीछा छोड़ते हैं। और कितनी बार घटाया गया? 1 2 3 4 बार जब घटाया गया तो इसका मतलब ये उत्तर आया था 4। तो इसी तरह से किसी संख्या को किसी संख्या से विभाजित करना है, इसका मतलब है उस संख्या को उस संख्या में से बार बार घटाना। तो 2 से हम 0 में भाग देते हैं, तो 2 में हम 0 से भाग देते हैं तो 2 में से 0 को घटा रहे होते हैं, उत्तर आता है 2। फिर 0 घटा रहे हैं तो उत्तर आता है 2, फिर 0 घटा रहे हैं तो उत्तर आता है 2। ये चलता ही जाएगा, रुकेगा नहीं। इन 2 में से 0 घटाए 2 ही आएगा, 2 में से 0 घटाए 0 ही है, 2 ही आएगा। इस तरह से ये लंबा चलता जाएगा। तो इसका मतलब ये अनंत तक चलेगा, इसे परिभाषित नहीं किया जा सकता। ये एक नियम है। कभी भी आप किसी भी संख्या में 0 का भाग दो तो अनंत ही हमें प्राप्त होगा, चाहे संख्या कोई भी हो। प्रश्नावली 2.2 को अब हम हल करने का प्रयास करते हैं और इसमें 7 सवाल किए गए। इन 7 सवालों में से एक सवाल मैं आप लोगों को समझाऊंगा और बाकी जो बच्चे हैं वो आप करोगे। तो चलिए हम प्रश्नावली 2.2 को हल करते हैं। प्रश्नावली 2.2 का पहला सवाल बोर्ड पर उपस्थित है। पहला प्रश्न है, उपयुक्त क्रम में लगाकर योग ज्ञात कीजिए। देखिए 837 प्लस 208 प्लस 363, 3 संख्याओं का योग ज्ञात करना है। ये कोई बड़ी बात नहीं है योग ज्ञात करना, हम पहली कक्षा से चले आए हैं
याद करते हुए 837 प्लस 208 प्लस 363 और इस तरह से हम इनको जोड़ करते आते हैं। 8 और 7 15 और 3 18, एक अंसल, और ये 3 1 4 और 6 10, एक अंसल, 8 2 10 3 4 3 13 और 1 14, 1408 इसका हमने उत्तर प्राप्त कर लिया। ये क्रिया हम पहली कक्षा से करते चले आ रहे हैं, लेकिन इसमें प्रश्न में पूछा क्या गया, उपयुक्त क्रम में लगा। तो इस प्रश्न को हल कैसे करना है, ऐसे नहीं करना है वहां। अब आप कक्षा 6 में हो गए हैं, इसको अपने जो समझा है ना उपयुक्त क्रम लगा करके उसी हिसाब से देखिए। इसमें हम देखते हैं कि क्रम विनिमय का गुण लगाएंगे। यहाँ क्रम विनिमय का गुण का मतलब से पहले दो इनको जोड़ करके इसको जोड़ दो, से पहले दो इनको जोड़ करके इसको जोड़ दो, या फिर लास्ट वाली दो को जोड़ करके इसको जोड़ दो। तो हम ऐसा क्यों करें? ऐसा हम जोड़ को सरलता से करने के लिए करते हैं, सुगमता से किया जा सके। तो देखिए, इन दो को जोड़ते हैं तो इतना कोई सरल नहीं है, इन दो को जोड़ते हैं तो इतना सरल नहीं है, इन दो को पहले जोड़ते हैं तो सरल है। क्यों? क्योंकि जब इसको 3 इसमें जोड़ेंगे तो ये 10 कंप्लीट 0 हो रहा है, और इसका मतलब 63 में 37 जोड़ रहे हैं तो 100 हो रहा है। तो इनका जोड़ हम सीधा दिमाग से कर देते हैं, हमें जोड़ने की, बोर्ड पर जोड़ने की जरूरत नहीं होती है। ये लास्ट वाली जो संख्या है ना, इनको देख करके हम बता सकते हैं कि 7 और 3 जोड़ने से 0 हो रही है, तो इसका मतलब इसका जोड़ आसान है। तो पहले इसका उपयुक्त क्रम में लगा करके इसे हम योग करेंगे। तो इसको इस तरह से लिखेंगे, 837 प्लस में 363 ब्रैकेट बंद करके प्लस में 208, ये अपनी पहली लाइन होगी। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो बहुत ही आसान है, ये इनको जोड़ते हैं तो सीधा ही 1200 आता है। तो हमें कोई इस तरह से जोड़ करने की प्रक्रिया नहीं होती, और 208 इसमें जोड़ देते हैं। 1200 में जब 200 जोड़ते हैं तो 1400 होता है, आगे 8 है तो 8। तो इस तरह से हमने ये उत्तर प्राप्त किया 1408। तो एक तो प्रक्रिया ये थी हमारी, और एक ये उपयुक्त क्रम में लगा करके योग ज्ञात करना। तो इसको हम अपनी जो इस प्रश्नावली में है वो हल करने का तरीका ये होना चाहिए, तब आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। इस तरह से आप करोगे तो नहीं। और ये करने का तरीका अपने दिमाग को थोड़ा प्रयोग में लेना है कि कौन सी संख्याओं को जब हम जोड़ें तो जोड़ना आसान हो जाए। और इसका जो दूसरा प्रश्न है वो आप करेंगे, और इसी पहले प्रश्न का दूसरा पार्ट। अब हम दूसरा प्रश्न हल करते हैं। अपना दूसरा सवाल है, उपयुक्त क्रम में लगाकर गुणनफल याद कीजिए। पहले तो था योगफल, अब की बार है गुणनफल, और बात वही है उपयुक्त क्रम में लगाकर। तो देखिए, इसको हम गुणा करते हैं, पीछे करते हैं वही बात, 2 को 1768 से, फिर 50 से। लेकिन ऐसा अब हम नहीं करेंगे, अब इसको उपयुक्त क्रम में लगा करके करेंगे। देखिए, ये 2 को 50 से गुणा करना बहुत ही आसान है। 50 को 2 से गुणा करते हैं तो 100 आता है। तो देखिए, यहाँ हम करेंगे 2 गुना में 50, और इसको ब्रैकेट को बंद कर देंगे और गुना में 1768। तो इस तरह से 2 को 50 से गुणा करेंगे तो आता है 100, और 100 को किसी संख्या से गुणा करते हैं तो उस संख्या के आगे 2 बिंदी लगा देते हैं, और ये हो गया 1 7 6 8, इसके आगे 2 बिंदी, ये अपना उत्तर। ये बहुत ही सरल तरीका है गुणनफल करने का। हम इसलिए हम ये उपयुक्त क्रम लगा करके, और ये कौन सा हुआ इसका, क्रम विनिमय का। गुणनफल में हमने क्रम विनिमयता का गुण, जो पूर्ण संख्याओं का गुण है, उसका प्रयोग किया है। चलिए, अब हम ये जो दूसरे प्रश्न में बाकी जो क्वेश्चन है वो आप इसी क्रम से हल करने का प्रयास करें। अब हम तीसरा प्रश्न हल करेंगे। अपना तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ इस तीसरे प्रश्न में 3-4 प्रश्न दिए गए हैं, उसमें से मैंने बी प्रश्न, 2 नंबर जो प्रश्न है वो लिया है। 54,279 को गुणा किया गया 92 से, फिर जोड़ किया गया 8, फिर गुणा किया 54,279 से। तो इन संख्याओं का जब हमें गुणा करना होता है तो ऐसे लगता है कि ये तो बहुत बड़ा गुणा है, और इसको इससे 92 से गुणा करेंगे, इसको 8 से गुणा करेंगे, फिर इन दोनों को जोड़ेंगे, फिर उत्तर प्राप्त करेंगे। ऐसा हम नहीं करेंगे। हम यहाँ पर अपना उपयुक्त क्रम लगाएंगे, और जो इसमें जो शास्त्रीय का नियम है वो इसमें लगाएंगे। देखिए, 54,279 को 92 से और 54,279 को 8 से किया गया है। तो दोनों तरफ ये एक जैसी संख्या है, तो इनको हम एक साथ इस तरह से लिख सकते हैं, 54,279 गुणा में ब्रैकेट चालू 92 प्लस में 8।
कहने का मतलब इन दोनों का ये जो है वो कॉमन आ गया, इन दोनों को जोड़ करके और इससे गुणा करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 100 आएगा। और किसी भी संख्या को 100 से गुणा करना बहुत ही आसान है। वो जो संख्या दी गई है उनके आगे 2 शून्य लगा दें, वो उत्तर आ जाएगा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 54,27,900 इसका उत्तर आ गया। 54,27,900। इस तरह से आप लोगों को इनको पढ़ना भी आना चाहिए। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, इस तरह से आप प्रैक्टिस करो बार बार, और इन सवालों को करना बहुत ही आसान है। बाकी जो इसके 2-3 पार्ट हैं वो आप हल करने का प्रयास करें। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन 4 की ओर। अपना चौथा सवाल है, उपयुक्त गुणों का प्रयोग करके गुणनफल कीजिए। यहाँ गुणनफल हम सभी को आता है। गुणनफल 738 को 103 से गुणा करते हैं और उत्तर निकालते हैं, लेकिन उपयुक्त गुणों का प्रयोग करके, तो उपयुक्त गुणों का प्रयोग करना है तो हमें यहाँ 738 को गुणा करना है 103 से। तो आप इसे टुकड़ों में विभाजित करके लिख सकते हैं, एक बार 100 से, एक बार 3 से। 100 से करना बहुत आसान है, यानी इसके आगे 2 शून्य लगाने हैं, और 3 से तो 3 एक छोटी संख्या, इससे गुणा करेंगे तो बहुत ही आसान हो जाएगा। तो इसको हम 100 से गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा, और 3 से गुणा करते हैं तो इसका उत्तर हमें मिलेगा 738 को 3 से 2214। 2214 इसको इससे गुणा करेंगे। 3 से तो गुणा करना संख्या को आसानी होता है। 3 8 24, 2 3 9 और 2 11 1 10 7 21 1 22, तो ये 2214। इन दोनों को जोड़ करके हम इसको लिख देंगे आसानी से, तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। 8 2 10 और 3 2 5 और 1 6, 76,014 इसका उत्तर आ जाएगा। इसी क्रिया को हम अगर इस तरह से करते हैं तो 738 गुणा में 103, तो हम क्या है कि गुणन योग पर गुणन की क्रिया है वो बंटन करते हैं, वही बात है। पहले इसको 738 को 3 से गुणा करते हैं और वो संख्या यहाँ लिख देते हैं 2214, और फिर 100 बचा, 100 से गुणा करते हैं। 738 को 100 से गुणा करते हैं तो 738 आगे 2 शून्य और इनको जोड़ देते हैं। ठीक है, इसका मतलब यही हुआ कि 738 को एक बार तो गुणा किया गया है 100 से, प्लस एक बार किया गया है 3 से। तो उपयुक्त गुणों का प्रयोग करके जो हमें हल करना है उस तरीका ये अपनाना है। और इसी तरह से 2-3 और इसके पार्ट दिए वो करो, आप हल करो। प्रश्न 5 और 6 दोनों एक ही जैसे हैं, उनमें से मैं एक सवाल करवा देता हूं, एक सवाल आप खुद करोगे और उसके बाद में अपने साथ क्वेश्चन करके प्रश्नावली पूरी कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 6 ये है कि कोई दूध वाला है और वो होटल वाले को दूध बेचता है। सुबह तो 32 लीटर देता है और शाम को 68 लीटर दूध देता है, और दूध का जो भाव है वो 45 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से है। तो बताइए कि दूध वाले को प्रतिदिन कितने रुपए या राशि प्राप्त होती है। तो यहाँ हम इस सवाल को हल करेंगे तो एक बार हम सुबह की राशि निकालें और एक बार शाम की राशि निकालें और फिर उसका योग करें, तो ये लंबी प्रक्रिया हो जाती है। तो हम क्या करते हैं कि सुबह और शाम को जो दूध मिल रहा है उनका योग कर देते हैं। ठीक है, सुबह प्लस शाम, यानी सुबह और शाम जो दूध मिल रहा है उसका योग कर देते हैं 32 और 68 बराबर कितने हो गए 100 लीटर। अब 100 लीटर दूध रोजाना होटल पर लगता है 45 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से है, तो 100 गुना में 45 बराबर 4500 रुपए उसको रोजाना प्राप्त होते हैं। तो इस तरह से हमें इस सवाल को हल करना बहुत ही सुविधाजनक रहता है और सरल भी है। अब हम प्रश्न नंबर 7 है वो मिलान करने वाला है, वो कर लेते हैं और अपना ये वीडियो कंप्लीट करते हैं। प्रश्न नंबर 7 सुमेलित कीजिए। 425 गुणा में 136 बराबर 425 गुणा में ब्रैकेट चालू 6 प्लस में 30 प्लस में 100 और 2 गुणा में 49 गुणा में 50 बराबर 2 गुणा 50 गुणा 49 और 80 प्लस में 2005 प्लस में 20 बराबर 80 प्लस में 20 प्लस में 2005 और आगे इनके गुण लिखे गए हैं। ये सवाल है, आपसे सुमेलित करना है कि इसको इन सवालों को हल कौन से गुण के ऊपर आधारित किया गया है। तो पहले को देखते हैं हम 425 गुणा में 136 और इसको हल करने का तरीका बताया गया कि 125 गुणा में 6 प्लस 30 गुणा में 30 प्लस में 100 यानी 136 के 3 टुकड़े कर दिए गए।
तो ये सीधा है योग पर गुणन की का वितरण हुआ है, योग पर गुणन का वितरण हुआ है। तो इसका सुमेलित यहां से हो जाएगा सी से, और 2 गुणा में 49 गुणा में 50, तो इस 50 को पहले 2 से गुणा किया गया है, तो ये क्रम विनिमयता हो गई, और हुई किसकी? गुणा की, तो इसलिए ये गुणन की क्रम विनिमयता। तो ये हो गया दूसरे में ए। 80 प्लस में 2005 प्लस में 20, तो इसको 80 और 20 को पहले जोड़ा गया है, इसमें क्रम विनिमय किया गया है, लेकिन किया किसका है? योग का, तो योग की क्रम विनिमयता। इस तरह से हमने इस सवाल को सम्मिलित किया और अपनी ये प्रश्नावली 2.2 कंप्लीट हुई। जो इसके शेष सवाल हैं वो आप हल करेंगे, प्रयास करेंगे, और वीडियो को धैर्य से लास्ट तक देखते हैं तो आपको निश्चित रूप से पूरी की पूरी प्रश्नावली समझ में आएगी और आप गणित में अच्छी तरह से सफल हो जाएंगे। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आप सभी का शुभ दिन।